बेकरारी बेकरारी है। वक्त है, बात है, खुमारी है। संगीत नहीं है तो हमें लगता है हमारी जिंदगी का कोई मायना ही नहीं है। इनकी एल्बम थी 2012 या 13 में रिलीज हुई थी। गा रही हैं ये, पर वो आ नहीं रहा था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैंने इनको कुछ बोल दिया। मॉम बहुत रुआसी हो गई थी। आज हमारे साथ मौजूद है माँ बेटी की एक ऐसी अनोखी और प्यारी जोड़ी जिन्होंने संगीत की दुनिया में मिलकर नाम कमाया। मैं बात कर रही हूँ कविता जी की। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, सोफी गायकी हो या फिर गजल, इन्हें दोनों में ही महारत हासिल है। वहीं इनके बेटे कंपोजर, राइटर और प्रोड्यूसर कनिष्क जी, इनकी गायकी जो है आज के युवाओं की जो पीढ़ी है उनके दिलों में राज करी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, संगीत के आप दोनों की जिंदगी में क्या मायने हैं? मतलब यदि संगीत नहीं है तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी का कोई मायना ही नहीं है। तो सब कुछ संगीत ही है। उठते साथ ही रात के सोने तक उसी से रिलेटेड बातचीत होती है। इवन हम लोग कुछ डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, वो सब कुछ उसके ही चारों तरफ होता है। तो मतलब मैं अपना वजूद उसके बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकती। जैसे कोविड टाइम आया था, तो उस टाइम ना शोज़ हो रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, रियाज़ ही हो रहा था सिर्फ़। तो उस वक़्त मैं सोची थी यार पूरी ज़िंदगी तो म्यूज़िक किया, यदि ये बंद हो गया तो मुझे तो कुछ और आता ही नहीं, मैं क्या करूँगी? तो इट इज़ मतलब उसके बगैर तो मैं क्या, इवन कनिष्क, कविश, हम लोग तीनों कुछ अपना वजूद इमेजिन ही नहीं कर सकते कि सब कुछ आप वही क्या है। कहना चाहेंगे गणेश? पूरा अस्तित्व ही वही है कि मैं तो बल्कि इस माहौल में पला बड़ा हूँ। मॉम के लिए तो बचपन और अलग था। मॉम तो चाहती थी और सीखें, और उनके परिवार में कोई नहीं था। उनके में वैसी ड्राइव उन्होंने जगाई है। हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे बड़े भाई के लिए यही रहा है कि बचपन से ही वो माहौल रहा है। तो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स, हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि हम आई इसके थिंक बिना कुछ। कनिष्क कितने साल के हो गए? 6-7 साल का था। मेरे साथ यूके टूर पे गया था, हाँ। यूरोप टूर पे। मेरे शोज़ थे और ये लोग स्टेज पे ही उछल-कूद करते रहते थे। तो ये स्टेज इन लोगों के लिए वो है। मतलब वो फ़ियर जो होता है एक लोगों को, स्टेज फ़ियर, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ही मतलब स्टेज सेट हो रहा है, मेरा प्रोग्राम होने वाला है, ये दोनों पहले से पहुँचे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ जंप मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं जब छोटे-छोटे थे। तो वो एक एक अलग ही तरीके से तुम लोगों का ब्रॉट अप हुआ आई थिंक। तो वो फ़ियर तो नहीं है बिल्कुल भी। फियर से भी ज़्यादा वही है कि आप, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ जी। लाइक कि मैं और क्या करता। लाइक दिस इज़ माय रूटीन। ओके। मैं उठता हूँ, घर अभी तो शादी हो गई तो अब मम्मी के घर आता हूँ क्योंकि वहीं पे स्टूडियो है। ओके। फिर म्यूज़िक व्यूज़िक बनाते हैं, फिर शाम को वापस। जैसे कनिष्क, आपने बचपन की बात करी कि जी। आपको बचपन से ही संगीत में रुचि होने लगा था, तो मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हमने देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे उस चीज़ प्रथा को आगे लेकर जाते हैं। आपको कब ऐसा फील हुआ कि आपको संगीत में अपना करियर बनाना है, या फिर आपने ये सोचा कि जो मम्मी पापा की प्रथा है उसको आगे बढ़ाएं? काफ़ी श्रेय इनको और डैड को ही देना चाहूँगा। तो मैं जब छोटा था तब तो ऐसा ही होता है कि एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा था, मॉम नहीं एग्री करती हैं, बट मेरे साथ ऐसा ही था कि पुश था पहले इनिशियली पेरेंट्स का ही कि म्यूज़िक करो, सीखो। तो मैं पहले मॉम डैड ने वायलिन सिखाया, हिंदुस्तानी क्लासिकल वो सीखा, फिर वेस्टर्न क्लासिकल, फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन, फिर चीज़ें सीख रहा था उनके ही पुश से। और मैं कर भी रहा था, मुझे मज़ा भी आ रहा था। पर वही होता है, एटलीस्ट मेरा बहुत मन करता था कि मैं बस शाम के 5 बज गए मैं खेलने चले जाऊँ। ओके। तो मैं हाँ। वो ये सब मुझे बहुत मज़ा आता था इन सब चीज़ों में। पर मुझे याद है, मुझे खुद से एक आवाज़ आई थी जब मेरे डैड गुज़र गए थे 2011 में। उसके बाद पता नहीं, मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। एकदम से पहली बार जब मैंने कुछ पहली बार कंपोज़ करा, कोई धुन बनाई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है म्यूज़िक। तो पहले आप बजा रहे हो और आप सीख रहे हो, यू जस्ट टेकिंग एवरीथिंग इन, जो आपके गुरु बता रहे हैं, आप उसका रियाज़ कर रहे हो अलग-अलग चीज़ों में। पर जब आप कुछ अपने से बनाते हो पहली चीज़, तो वो क्रिएशन वो बहुत इंस्पायरिंग था। एंड उसके बाद देयर हैज़ बीन नो स्टॉपिंग। बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, मैं फ़ोटोग्राफ़ी सीख रहा था,
थोड़ी बहुत थिएटर एक्टिंग उन सब में भी इन्वॉल्व था। तो मैं वही फिगर आउट कर रहा था कि मैं करूँ क्या लाइफ में। म्यूज़िक तो है, मतलब मॉम गा रही हैं वो बसा हुआ है, बट डू आई डू दिस, डू आई डू एक्टिंग, डू आई डू दिस दैट। मुझे यार म्यूज़िक ही करते हैं, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। कविता जी, जैसे आपके दोनों बेटे संगीत की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, तो आपको कब उनको देखकर ऐसा लगा कि हाँ, ये भी संगीत में ही आगे बढ़े? मेरा अपने बचपन से ड्रीम था कि मैं जब भी बड़ी होंगी या मेरी शादी होगी, जब मेरे बच्चे होंगे, तो मेरा हमेशा से मेरे बचपन से ड्रीम था कि मेरे दो बच्चे ही सोचती थी कि जो दोनों होंगे वो बहुत म्यूज़िकल हों। तो वो हमेशा मैं यूनिवर्स को बोला मैंने कि बहुत ही म्यूज़िकल हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बस खाली कंसीव कर लिया और जो भी होगा, मैंने मैनिफेस्ट किया है उस चीज़ के लिए, दोनों के टाइम पर। तो इसीलिए शायद वो दोनों जो म्यूज़िकल सोल्स होंगी इस जन्म से पहले, तो इसलिए वो आपकी मैं इच्छाएँ एक भी पूरी हुई। मैं एक माध्यम बनी उन दोनों को दुनिया में लाने के लिए रियली। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जनरली आप देखो कि वो देखा-देखी करते हैं, बात अलग है कि पेरेंट कर रहे हैं तो माँ-बाप बच्चे उसको फ़ॉलो करें। लेकिन एक खुद से होना, क्योंकि मैंने दोनों में से किसी को भी फ़ोर्स नहीं किया कि तुमको म्यूज़िक ही करना है, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी जॉब। आप कोई भी एक नौकरी कर लेते हो सुबह 9 से 5 की, वो आसान है, और इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो कि आपको पता नहीं है आप जो भी कर रहे हो वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए मेरा ड्रीम था, मैं कर रही थी, लेकिन बस ये था कि ये दोनों म्यूज़िकल हों। लेकिन इन दोनों ने, जैसे बड़े बेटे हैं कविश, वो आईआईटी में पढ़ने गए, और जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो बोले कि मॉम मुझे मत बोलना कि मैं नौकरी करूँ, कॉर्पोरेट जिन्होंने जॉब नहीं नूरी करूँ। सॉन्ग का भी कुछ था जी, जिन्होंने हाँ। नूरी डिज़ाइन किया, जी। तो उसने इमीडिएट निकलते बोला मैं नहीं करूँगा ये 9 टू 5 वाली जॉब, मुझे म्यूज़िक करना है। मैंने कहा मैं अभी तक अपने ड्रीम चेज़ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोकूँगी, लेकिन पूरा 100% डिवोशन और डेडिकेशन के साथ करो, तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको, आप अपनी चीज़ें अचीव कर लोगे। लेकिन ये नहीं कि मज़े में, यार कुछ नहीं हो रहा, अच्छा मैं छोड़ के फिर कुछ और कर रहा हूँ, वो नहीं चाहिए। आपको 8-10 साल पूरा अपनी ज़िंदगी के देने पड़ेंगे, तब कुछ रिजल्ट्स आएँगे। इवन मैं सिंपल सा एक एग्जांपल हर बार देती हूँ कि एक कोई बीज होता है, जब आप उसको ज़मीन में उसको बोते हो, तो उसके बाद डेली पानी देते हो, खाद देते हो, तो वो निकाल-निकाल के रोज़ नहीं देखते हो कि भाई बढ़ क्यों नहीं रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है। आपका काम है पानी देना, तो हमारा ड्यूटी एज़ ए पेरेंट हमारी ड्यूटी है उनको अच्छा माहौल देना, अच्छा वो कि वो कहीं यदि अटक रहे हैं तो उनको गाइड करते जाओ, और वो धीरे-धीरे ही ग्रो होगा। तो वो मान के चलना है किसी भी फील्ड में, तो वो करके फिर छोड़ दिया कि नाउ यू आर मतलब ओल्ड इनफ कि अब आप अपने डिसीजन अपने आप लेते हो, जहाँ मर्जी जाना हो जाओ, अपने पंख फैलाओ और पूरा यूनिवर्स, पूरा आसमान तुम्हारा है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि बहुत कम उम्र में आपके पति का निधन हो गया था, तो कितना मुश्किल रहा वो दौर आपके लिए कि 2 बच्चों की परवरिश भी करनी है और अपना आगे करियर भी बनाना है, तो किस तरीके से आपने उस सिचुएशन को डील किया था? बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो फ़ेज़, वाक़ई बहुत टफ़ था क्योंकि बहुत ही छोटे थे दोनों। कनिष्क आई थिंक 10th में तुम थे, और कविश भैया भी आई थिंक सेकंड ईयर या आईआईटी सेकंड ईयर में था वो। तो उस टाइम तक तो ये था कि जो जो भी मैं अर्न कर रही थी, तो मैं मतलब मुझे कुछ घर से लेना-देना नहीं, फाइनेंस से लेना-देना नहीं था कि वो कमा रहे हैं, सब कुछ घर खर्च चल रहा है। नाउ अभी जो कुछ मैं कर रही हूँ, मुझे किचन रन करना है, दोनों बच्चों को पढ़ाना है, अपना करियर भी देखना है, तो बहुत सारी एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर घर खरीदा, उसके लिए लोन लिया, फिर लोन भी चुकाना है, मतलब एकदम से ऐसा लगता है ना जैसे आप पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया हो। फिर मुझे धीरे-धीरे उसमें से निकलती गई, तो फिर मुझे लगा कि ये जो जो भी इश्यूज़ ज़िंदगी में आते हैं, वो आपको यदि आप उसको पॉज़िटिवली लेते लेते हो, तो आपको बहुत कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं। तो मैंने हर चीज़ को पॉज़िटिवली लिया। जैसे उनकी डेथ के बाद जब उनका फर्स्ट बर्थडे आया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई भी रोना-धोना नहीं करेगा कि याद करके अरे होते तो ये होता, वो होता। मैंने सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत पॉज़िटिवली लेते थे। देन वी स्टार्टेड आनंदोत्सव, उनकी बर्थडे पे करते थे, फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी पे निर्वाणा कॉन्सर्ट शुरू किया। तो इस तरीके से हमने उसको बहुत पॉजिटिव लिया कि हर 6 महीने बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सर्ट की तैयारी में लग जाते थे कि अच्छा ये करेंगे, इस बार नया कुछ ये करते हैं, उनकी बर्थडे पे ये करते हैं।
तो इस तरीके से बहुत पॉजिटिवली लिया, क्योंकि ये चैलेंजेस सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसने सफ़र किया, बहुत लोग होंगे, या कुछ किसी ने बहुत ज़्यादा, किसी ने कम। तो लेकिन हर किसी को मुझे लगता है लाइफ मिली है तो ये चैलेंजेस से गुजरना ही पड़ता है। बट ये है कि जब आप दूसरे की तरफ देखते हो ना, तो ऐसा लगता है यार वो खुश है, मैं दुखी हूँ। हर किसी को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है तो लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को शरीर मिला है, ज़िंदगी मिली है, तो इस चीज़ से चाहे हमको लगे कि अरे मोदी जी तो बहुत खुश हैं, मतलब कि वो इस पोजीशन पे हैं। उनकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी, अलग चैलेंजेस होंगे, जो जिस पोजीशन पे है उसके उस लेवल के अलग चैलेंजेस हैं। बट आपको पॉजिटिवली उस पर से चलना है और गुजरना है। यही ज़िंदगी का मकसद है कि आप उसको, 2 रास्ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आप कैसे लेते हो तो ज़िंदगी आपको वैसी बनाती चली जाती है। कनिष्क, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपके घर में हमेशा संगीत का माहौल रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बचपन में अगर हम लोग ज़्यादा टीवी देख रहे हैं तो मम्मी कहती थी टीवी बंद करो, पढ़ लो। तो हाँ। आपके साथ कभी ऐसा होता था कि म्यूजिक बंद करो, पढ़ाई करो? कभी नहीं, ऐसी डांट सुनी है? बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा टाइम नहीं आया जहाँ पर कोई भी मॉम या डैड दोनों स्कूल या कॉलेज आए हों कि हाँ, चलो बच्चा पढ़ रहा है, उसके रिपोर्ट कार्ड बल्कि देख जिस दिन लें। ये स्कूल नहीं जाता था, मैं बहुत खुश होती थी कॉलेज में, थैंक गॉड तेरी आज छुट्टी है मैं ऐसे बोलती थी, चल आज म्यूजिक करते हैं। इनको कोई पढ़ी नहीं होती थी मेरी पढ़ाइयों की। म्यूजिक पहले। बल्कि मैं बहुत था वैसे कि नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, एंड आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट ओवरऑल स्कूल एंड कॉलेज में। बट ये लगा अरे हाँ वाह वाह, हमको 50 में भी पूछे 60 में, लाइक नहीं मुझे 90 का एम करना है यार। तो मैं बहुत पीछे पड़ा रहता था चीज़ों का। दे वर नेवर रियली बॉदर्ड। तो इवन इन लोगों की जैसे वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, मैं कुछ नहीं, कभी नहीं गई, कभी भी नहीं। हमेशा ये अरे मॉम उनका कोई शो आ गया है, डैड ऑफिस में बिजी है, तो टीचर्स को भी नहीं, एक्सपेक्ट जैसे मैं लगता ही सुनती था हूँ कि कि ओवर, मतलब आजकल के पेरेंट्स इतना बच्चों के ऊपर प्रेशर करके रखा है यार, उनको उनकी तरीके से पनपने पनपने दो, ठीक है तुमने पैदा किया है यार, वो इंडिविजुअल सोल है, वो अपनी पीछे की कोई जर्नी है उसकी, वो जो लेके आया है उसको उस तरीके से फ्लरिश होने दो। तो मैं वैसे सोचती हूँ कि थोड़ी फ्रीडम ज़रूरी है बच्चों के लिए। जैसे आप सूफी संगीत में आपको महारत हासिल है, तो आज के दौर पे आप सूफी संगीत को किस तरीके से देखती हैं? अरे इस समय जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि वो ही है जो आपको सुकून दे सकता है। जितनी मन में छटपटाहट है, उलझने हैं, उन सब से निजात मिल सकती है जब आप ये फॉर्म सुनते हो, क्योंकि इमीडिएट आपका उस पावर के साथ, उस एनर्जी के साथ कनेक्शन करवाता है ये संगीत जो है। बहुत सुंदर सी लिरिक्स, और जो आपको उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करता है। आप सारी दुनिया के गम भूल जाते हो, उसमें डूब जाते हो। फिर आप उसको 1 घंटा सुनो चाहे 6 घंटा सुनो, टाइम पता ही नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक, और ख़ास तौर से सूफ़ी संगीत से ज़्यादा पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि जो आपको हील भी करता है, आपको परेशानियों से दूर करता है, सुकून मिलता है। जितनी भी टेंशन हो, आप कभी, कई बार होता है ना, कितने सारे लोग मैंने देखा है, मैं तो करती थी कि जब भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं गाने सुनते-सुनते ही पढ़ती हूँ, पढ़ती आई हूँ बचपन से लेके आज तक कुछ भी। तो आप चाहे फिर 2 पेज पढ़ो, चाहे 200 पेज पढ़ डालो किसी भी बुक के, आपको वक़्त नहीं पता लगता। आप किसी का भी लेक्चर, एक ज़हन की, एक दिमाग की एक लिमिट होती है कि आप 15 मिनट के बाद फिर वो ऊपर जाने लगता है या आप किसी और ख़्याल में खो जाते हो। लेकिन संगीत आपको ट्रांस में लेके जाता है, एक अलग-अलग दुनिया की सैर कराता है, तो बहुत ही पावरफुल है। मैं आपसे पूछती, जैसे कि आपने सूफी संगीत, आपकी मदर उसमें बिल्कुल महारत हासिल है, और आज के अगर हम बॉलीवुड के कई साउंड को देखें जो काफ़ी मिक्सचर मिक्सचर रहता है, तो इन दोनों को कैसे आप, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं या फिर कोई साउंड क्रिएट करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो आई थिंक मेरी जर्नी एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर शुरू हुई थी जब मैं 14 साल का था, और मैं ऐसी बहुत सारे से इलेक्ट्रॉनिक साउंड हाँ, के साथ, इलेक्ट्रॉनिक या म्यूज़िक बहुत बनाना शुरू कर दिया था। और किसी से सीख नहीं रहा था कि म्यूज़िक कैसे बनाते हैं, खुद ही अपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये करते करते एक बार इन्होंने सुन लिया मुझे, कहते हैं कि अरे तुम क्या बना रहे हो, बहुत बढ़िया है, मैं इसके ऊपर कुछ गाती हूँ। तो उन्होंने अमीर खुसरो साहब की पोइट्री उस बीट पर गाई। तो हमने फिर और डेवलप करा, हमें फिर इन्होंने ही बोला कि यार हमें तो एक एल्बम बनानी चाहिए। तो फिर 8 गानों की और 2 इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स में सोचे चलो बनाते हैं। 4 साल लगे मुझे भी 14 से 18 का जब हो गया था तब तक एल्बम बनी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था,
फिर सीख भी रहा हूँ while I'm making। तो फिर इस पूरे प्रोसेस में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं बहुत से आर्टिस्ट को सुन रहा था, बहुत म्यूज़िक सुन रहा था, और मैंने ये रियलाइज़ करा है अगर ऐसा म्यूज़िक मुझे बनाना है जहाँ पे सूफ़ी म्यूज़िक इधर है और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक भी इधर है, अगर मुझे इनको जोड़ना है, अल्टीमेटली यही है कि वो एक ऑफ कोर्स वो एक सोलफुल फ़ील रहना चाहिए। कोई भी जॉनर एक दूसरे के ऊपर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि मतलब इसको सुनो तो लगा अरे यार ये कम रह गया है, इसको सुनो तो अरे ये कम रह गया है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था चैलेंज, मेरे लिए हाँ। कि जैसे जैसे बनाया मैंने रियलाइज़ करा मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, क्या मुझे आगे नहीं करना चाहिए। तो फिर और गाने बनाता गया, बट कोर यही था कि मुझे बहुत ही सोलफुल म्यूज़िक बनाना है। फिर देन फाइनली व्हेन वी मेड रंगी सारी, या अ, कोविड टाइम जो बाद कोविड, में फिल्म में लिया गया था। जी, जी, जी। जी। तो उसमें भी यही था कि यार ये इतनी बेहतरीन ठुमरी जो हम इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, शुभा गुड्डू जी की, हमने बस यही कोशिश करी थी कि कैसे इसको एक नया फ्लेवर दें। तो इस दौरान क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? कुछ नहीं, मस्ती, मतलब बेसिकली सिर्फ अभी ओवर द इयर्स हमारा रैपो इतना बहुत स्ट्रांग हो गया है और बहुत अच्छा भी है। इट्स एफर्टलेस नाउ, लाइक एज इन मेरा एक्चुअली ओवर द इयर्स अब फोकस मॉम का एक ही रहा है विच इज़ पोइट्री। मेरा पहले ऐसा था कि ओके नहीं, आई हैव टू लाइक ब्लेंड इट विद वेरी कंटेम्प्रेरी साउंड्स विच स्टिल इज, बट द पॉइंट इज कि मैं अब मैं पहले पोइट्री पे आ गया हूँ, फिर कॉम्पोजिशन और फिर म्यूज़िक। मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, क्योंकि बहुत म्यूज़िक है और बहुत सब कुछ बहुत शोर जैसा लगने लग गया है। हर दिन एक ना कोई आर्टिस्ट है, कोई गाना है, और किसी के पास कुछ है ही नहीं नया कुछ कहने को। तो फिर बहुत बहुत ज़रूरी है आप के गाने में क्या कहानी है, क्या नैरेटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली वही इमोशंस हर कोई इंसान महसूस करता है कभी ना कभी, पर आप कैसे उस गाने में क्या कहानी कैसे बताते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अभी प्रोसेस उसमें बहुत चला गया है कि मैं पहले उस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि अगर वो अच्छा है, देयर इज समथिंग मीनिंगफुल, तो ये आगे बढ़ते हैं कुछ कंपोज करने के लिए, वरना फिर वो अपने आप इंस्पिरेशन भी नहीं आती है, वरना फिर वो एफर्ट लगता है। जब तक वो एफर्टलेस नहीं आए तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का पॉइंट वही आता है कि कैसे मैं इनकी आवाज़ को इनफ टाइम दूँ, इनफ इनके स्टाइल को बरकरार रखूँ, मैं इनको बांधूँ नहीं, क्योंकि ये इनकी पर्सनैलिटी भी यही है कि इनको बंधना बिल्कुल बिल्कुल। पसंद नहीं है। जी। ये लाइव शोज़ में भी वो अगर इनके साथ कोई संगत पे हैं तबले, तो अगर उनको ठेका चेंज करना है तो ये गा रही हैं और वो भी अपना तबला बजा रहे हैं, तो ये एकदम मस्त मौला फ्री बर्ड है। तो मैं जब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं इनके हिसाब से काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ मैं चलूँ, फिर मैं इनको बोलता हूँ आप कोशिश कर लो, मेरी तरफ भी थोड़ा थोड़ा कर लो। अच्छा, इसमें जैसे कि आप लोग कभी कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? उस समय सपोज़ करिए कविता जी कोई गाना गा रही हैं, तो कभी जैसे आपने कहा कि बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह गाना गाना चाहती हैं। हाँ। अगर आपको उसमें कोई उनकी चीज़ों में सुधार करनी होती है, तो किस तरीके से आप उनको बोलते हैं? जैसे कहते हैं कि फैमिली के साथ काम सटीक। करना आसान होता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन टिपिकल होता है, पूछना चाहती हूँ आपसे। सबसे मुश्किल है, बल्कि दूसरों के साथ आसान है क्योंकि वो लोग तो फिर भी तमीज़ से पेश आएँगे। इनके लेकिन साथ क्योंकि होता क्या है ना, आई एम नॉट जस्ट, मैं सिर्फ इनको वो नहीं बोलता हूँ करेक्ट करने के लिए, मैं इनके भले के लिए बहुत चीजें बोलता हूँ कि ओह! मतलब अब मेरा भला तुम बताओगे, अच्छा। नहीं, मुझे लगता है अरे यार आप देख लो, इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अगर बाद में ऐसा कभी हुआ किसी सिनेरियो में मेरे अलावा, तो है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कर लूंगी। तो इनका यही है, मैं हमेशा, मुझे ओवर द इयर्स रियलाइज हुआ मैं बहुत कैलकुलेटेड चलता रहता हूँ, और ये है कोई कैलकुलेशन नहीं, अपने तरीके से चलेंगे। तो कई बार मैं इनकी चीजें इम्बाइब करता हूँ, अब मुझे नहीं पता मेरी कितनी इम्बाइब कर रही है। तो कभी मैम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं या फिर कुछ चीज़ बता रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर मतलब क्या रिएक्ट करती हैं और अरे कैसे बताती हैं? इतनी इसने रुलाया है, आज बोल रही हूँ पब्लिकली मार रही हूँ तेरे को। हाँ, मतलब कई बार जैसे वो इमोशन चाहता है जो मैं शायद नहीं दे पा रही हूँ उस पर्टिकुलर मूड पे,
तो ये इतना गंदे से मेरे को सताता है, फिर फाइनली रुला देता है, फिर कहता है, आ गया, मिल गया, हाँ ठीक है अब जाओ। एक बार हुआ था ऐसा, इनकी एल्बम थी 2012 या 13 में रिलीज हुई थी। उस एल्बम का नाम ही एक दिन था और उसका टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे थे एक दिन। इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। तो गा रही हैं ये, पर वो आ नहीं रहा था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैंने इनको कुछ बोल दिया। अब ये अनइंटेंशनली था, इंटेंशनली था, मुझे याद नहीं, बट मॉम बहुत रुआसी हो गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। फिर आई, इन्होंने ऐसी हल्का नहीं, यही रिकॉर्ड करना है, अब ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। बट कई बार होता है कि हाँ आपको बहुत अलग अलग इमोशंस आप फील करते हैं। कई बार गुस्सा है, कई बार आप बहुत उदास भी हैं, बट आपको भी नहीं पता कि उस इमोशन से आप क्या क्रिएट कर लेते अच्छा, हो। जब भी हम कोई गाना लिखते हैं तो जैसे कि हम लोग सुनते हैं तो उसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो बिल्कुल मैच खाता है, तो एक हमेशा मन में एक क्वेश्चन रहता है कि पहले गाने के बोल लिखे जाते हैं या फिर आप पहले धुन डिसाइड करते हैं? मैं तो मतलब ओल्ड स्कूल वाली हूँ, तो मैं कहूँगी मैं पहले हमेशा पोइट्री पढ़ती हूँ। पढ़ते पढ़ते वो धुन ऊपर वाला कहाँ से भेजता है मुझे नहीं मालूम। मेरी मोस्टली जितनी भी ट्यून्स जो मैं कंपोज करती हूँ होती हैं, मतलब वो आमद होती है। मतलब मैं लेके प्रयास नहीं करती हूँ कि अच्छा नहीं मैं राग दरबारी में करती हूँ, नहीं मैं खमाज में करती हूँ, नहीं फिर मैं इसको यमन में करती हूँ, मैं नहीं करती। जो आ गई वो बिल्कुल परफेक्ट फाइनल होती है और ये ट्यून बनाता है हाँ, पहले। मैं पहले, क्योंकि मेरा एक तरीके से म्यूज़िक स्कूलिंग कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन पे ज़्यादा रही थी, क्योंकि मैं पियानो भी सीख रहा था और वो सब चीज़ें, तो और प्रोड्यूस करना पहले शुरू करा था, तो फिर मेरा इंक्लिनेशन म्यूज़िक कंपोजिशन की तरफ ज़्यादा था। धुन तो अभी भी, अब वो फिर बैठ गया है कहीं ना कहीं कि पहले मैं धुन बनाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ अपने दोस्तों से जो लिखते भी हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई बहुत पुरानी पोइट्री पढ़ लेता हूँ या देखता हूँ कैसे मैं उस कॉम्पोजिशन में बिठा सकता हूँ, या देन अगर कोई पोइट्री अच्छी लगती है तो मैं फिर अपनी कॉम्पोजिशन भी चेंज कर लेता हूँ। बट हाँ, दैट्स द प्रोसेस। जैसे कविता जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक सिंगर होने के साथ भी आप एक माँ भी हैं, तो अपने जीवन में आप दो भूमिकाएं निभा रही हैं, तो किस तरीके से इन दो भूमिकाओं को आप बैलेंस करती हैं? क्या क्या चुनौतियां होती हैं उस वक्त? चैलेंज, अब तो दोनों ग्रोन अप हो गए, लेकिन हाँ चैलेंजेस रहे। लेकिन मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट होते हो ना, तो फिर वो सारे चैलेंजेस जितने आते भी हैं लाइफ में कोई मायने नहीं रखते हैं। मतलब म्यूज़िक को लेकर के बहुत ज़्यादा पागलपन बचपन से ही रहा। तो मतलब लेकिन साथ साथ बैलेंस करके ये चली कि इन लोगों को एक अच्छे संस्कार मिले, सबसे बड़ी चीज़। एजुकेशन वाइज तो ठीक है, वो लोग सब बच्चे पढ़ लेते हैं, सब तरीके से अपना कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मेरा मेन हमेशा से ये था कि एक बैलेंस लाइफ रहे मेरी, इन लोगों के प्रति भी और अपने काम के प्रति भी। तो वो मैंने, मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी है कि मैंने उसको निभाया है कि कहीं से ये लोगों को दोनों को किसी भी तरीके से मेरे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं या पीछे से कभी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उस वजह से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो आई थिंक बेनिफिट ही रहा, हाँ, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। कनिष्क, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपकी मम्मी जो है वो जानी मानी गायिका हैं, तो कभी उनके स्टारडम का आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा हो? अच्छा ही हुआ है। मतलब अच्छा ही इफेक्ट है। हाँ, और पर अब बुरा मैंने पढ़ने नहीं दिया। नहीं, मतलब ऐसे में कोई ये आके नहीं बोलता अरे तुम्हारी मम्मी तो वो हैं और तुम ये हो या जो भी है। सब घर पे ऐसा ही माहौल है कि यार अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको उतना काबिल भी बनना पड़ेगा। तो तभी हम लोग सब अपने अपने रास्ते पर ही हैं। कोई भी मतलब एक जैसा काम नहीं कर रहा है। मॉम का अपना करियर है, मेरा अपना करियर है, मेरे भाई का अलग करियर है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं और अपने गाने रिलीज कर रहे हैं। तो वही है कि मतलब पर वही अच्छा ही लगता हम है तीनों जब, साथ में भी हैं और तीनों की अपनी अपनी जर्नी है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, जब पता लगता है कि मैं इनका बेटा हूँ तो लोग खुशी होते हैं। तो और कोई नहीं है। आप बताइए, आपकी इसमें क्या राय है कि सूफी संगीत और आजकल जो बॉलीवुड के जो म्यूजिक हो रहे हैं उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे लगता है सूफ़ी म्यूज़िक तो हमेशा से प्रायोरिटी रहा, सूफ़ी संगीत और गज़ल्स ये सब मुझे अच्छे ही लगे। बॉलीवुड का तो जो दौर है वो चेंज होता आया है और चेंज होता रहता है। हर 2-3 साल में कभी कुछ चीज़ बहुत ऊपर हो जाती है, फिर कभी रैप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो वो चीज़ चेंज होती रहती है और वो होना भी चाहिए, मुझे लगता है वो ज़रूरत है समय की, कि जिस तरीके की जनरेशन आ रही है, जिस तरीके की उनका म्यूज़िक चल रहा है,
तो वो आती है चीज़ें और जाती हैं। लेकिन अच्छी जो मेलोडी होती है, वो आज से जो आप 60 साल पहले का गाना ले लो या 50 साल पहले, 40 साल पहले, कोई भी गाना उठा के देख लो, इवन मदन मोहन जी जो काम करके गए, वो आज भी ज़िंदा है। तो अच्छा संगीत कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो लोगों के ज़हन में रहता है, दिलों में राज करता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं बस उसी चीज़ को फ़ॉलो करके, उसी चीज़ को मान करके कोशिश है कि मैं जो भी गाऊँ वो बहुत सोलफुल हो और भले ही कम काम करो लेकिन अल्टीमेट काम करो। तो वो मेरा मानना आई थिंक सेम इस पे ही कनिष्क और कविश दोनों और अभी फॉलो हाल कर ही रहे हैं। में केसरी 2 रिलीज़ हुई है, आपका गाना उसमें खुमारी जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी धूम मचा रहा है। आपकी आवाज़ और जिस तरीके से आपने उसको कंपोज़ किया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? केसरी 2 में जो खुमारी के नाम से जो एक गीत आया जिसमें मसावा ने इतना बेहतरीन डांस किया है, मतलब हमने भी जब विजुअल्स देखे तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक्चुअली इट्स अ गज़ल, वो गज़ल है जिसको मैंने राग दरबारी में मैंने और कनिष्क ने मिलके कंपोज़ किया। तो उस गज़ल का पहली बात तो ये कि उसका इंटरप्रिटेशन जो कनिष्क ने म्यूज़िकली करा, वो जैज़ के साथ में, वो बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसके बाद जो विजुअल्स आए, माय गॉड! और उतना ही खूबसूरत इरशाद कामिल जी ने लिखा है, तो मेरे ख़्याल से इट इज़ अ वेरी नाइस पैकेज ऑफ पोएट्री, म्यूज़िक, गायकी एंड सब कुछ बहुत सुंदर बिल्कुल। एंड प्रोडक्शन ओवरऑल। आप क्या कहना चाहेंगे कनिष्क? मतलब बहुत ही यूनिक गाना है ये, क्योंकि आज के दौर में आप भले ही गज़लें सुनते हैं, पर आपका एक नोशन है, जभी भी आप गज़ल बोलते हो कि ये सुनना चाहते हो, तो आप ऑटोमैटिकली रिलेट करते हो तबला, वायलिन, जगजीत सिंह, पंकज उधास जी, ये सारे नाम ही जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस स्पेसिफिक पोएट्री जॉनर को बहुत पॉपुलराइज़ करा है। तो हम एज अ डुओ, एज अ म्यूजिकल डुओ इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में भी कर ही रहे हैं, ऐसे आगे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बी इट गज़ल, बी इट नज़्म, बी इट एनी अदर फॉर्म ऑफ पोइट्री विच इज़ वेरी रिच, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर वेरी रिच कल्चर, उसको और आगे बढ़ाएं, बट उसको प्रोड्यूस ऐसे स्टाइल में करें जो बहुत ही न्यू एज है। तभी आपने नहीं सुना होगा कि गज़ल को एक बहुत ही रेट्रो जैज़ स्टाइल में बनाया जाए। तो अगर आप ऐसी गाना सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ये गज़ल है। जी। तो तो हमें तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत कूल लगा कि अरे आप ऐसा भी कुछ ट्राई करके बन सकता है। तो ये बना और जैसा पिक्चराइज़ हुआ तो वी आर वेरी वेरी अगर मैं कहूँ उसकी 2 लाइनें आप रिक्रिएट करिए। बेकरारी बेकरारी है, बेकरारी बेकरारी है, वक्त है बात है खुमारी है, बेकरारी बेकरारी है। मेरे माथे पे मेरे माथे पे ये जो सुर्खी है, मेरे माथे पे ये जो सुर्खी है, तेरे होठों की कर्जदारी है, तेरे होठों की कर्जदारी है, बेकरारी बेकरारी है। बहुत प्यारा। 2 लाइन कनिष्क आप, चाहे रंगसारी हो, चाहे कोई सा भी हो। बेकरारी बेकरारी है, वक्त है बात है खुमारी है, बेकरारी बेकरारी है, लोग समझे नहीं कहा हमने, लोग समझे नहीं कहा हमने, इश्क तो दिल की एक उधारी है, इश्क तो दिल की
एक उधारी है, इश्क तो दिल की एक उधारी है, बेकरारी बेकरारी है। मेरा क्वेश्चन है जैसे कि इन दिनों बॉलीवुड और साउथ के सिनेमा को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। एक जगह ये भी बयान दिया था कि जो साउथ की फ़िल्में जो हैं उन्होंने अभी भी अपनी परंपराएँ और जो परिवार से जुड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड में भी एक दौर ऐसा था 90 के दौर पे जब ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन ये भी कहा गया था कि जब से म्यूज़िक की एंट्री बॉलीवुड की फ़िल्मों में ज़्यादा हुई है, तब से इन फ़िल्मों का थोड़ा जो कहते हैं ट्रैक जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। आप क्या सोचते हैं इस नहीं, बारे में? बिल्कुल भी नहीं। म्यूज़िक की एंट्री कोई नई थोड़ी हुई है, म्यूज़िक तो 1950s से जब से फ़िल्में चल रही हैं तब से म्यूज़िक भी चल रहा है। और बिल्कुल भी गलत है ये बयान जिसने भी दिया है, कहीं से भी मैच नहीं करता। और जो बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो हम लोगों की लाइफ में हो रहा है, कहीं न कहीं वहीं से जुड़ी हुई कहानियाँ ही तो होती हैं। जो भी कुछ आप उसमें देख रहे होते हो, तो वो हमारी ही सोसाइटी का एक आईना है। तो यदि उसमें आपको डिसबैलेंस दिख रहा है, इसके मतलब लाइफ में भी, सोसाइटी में भी डिसबैलेंस है, तभी उसमें नज़र आ रहा है। यदि हमारी लाइफ सही चलेगी तो सही, जैसे कि जब आप देखो ना, कभी जब वॉर टाइम होता है उसके बाद फिर वॉर पे ही फ़िल्में बनती हैं, आप वो देखते हो। जब अच्छा चल रहा होता है तो अच्छी फ़िल्में आ रही होती हैं। तो जो चल रहा है सोसाइटी में, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। आप क्या कहना चाहेंगे गणेश? नहीं, आई बिलीव कि हर लाइक स्पेशली इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक आप ना ट्रेंड्स पे चलते हो। हर चीज़ का एक फेज होता है। तो जैसे एक फेज था आइटम सॉन्ग्स का, बहुत आइटम सॉन्ग्स आए, फिर बिना अब उसके फ़िल्म ही नहीं कंप्लीट होती हाँ, थी। फिर आपके रीमेक्स बनने लग गए बहुत सारे। फिर अगर मैं सिर्फ फिल्मों की बात करूं, आई थिंक जस्ट राइट आफ्टर कोविड ऐसा लग रहा था अब बस एक्शन फिल्में ही बनेंगी, और एक्शन फिल्में बहुत पहले भी बन रही थी। बीच में एक ऐसा पॉइंट था बस स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा फिल्में बहुत बन रही थी। तो ऐसे फेजेस चलते रहता है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल। मतलब आप अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो पैसा लगा रहे हैं, वो यही देखते हैं। ऑफ कोर्स दे वांट टू प्रमोट आर्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो वांट टू अर्न मनी, सो दे इन्वेस्ट इन सेफर प्लेसेस। तो ये फॉलिंग इनटू ट्रेंड्स, ये इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। एंड अब जो साउथ में हो रहा है, आई मीन इट्स ग्रेट, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ मलयालम सिनेमा। मैं बहुत मलयालम फिल्म्स देखता हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड है, उनकी बस कहानियाँ बहुत ऑथेंटिक है। उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत पावरफुल है, उनकी बैकिंग स्टोरी पर ज़्यादा है रादर देन बिग एक्टर्स और बिग म्यूजिक और वॉट एवर। एवरीथिंग जस्ट सिंक्स रियली वेल। दैट्स वाई मलयालम सिनेमा का राइज बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा भी है। इन टर्म्स ऑफ तेलुगु हो गया, तेलुगु सिनेमा हैज़ बीन वेरी ओवर द टॉप सिनेमा की, मतलब बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स को डिफाई किया जा रहा है, कुछ भी खतरनाक एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हीं तेलुगु फिल्मों के कितने रीमेक्स बनते हैं हिंदी फिल्मों में भी, और सेम विद तमिल सिनेमा ऑल्सो। सो आई थिंक हर जगह उधर भी फेजेस ही हैं, बट वहाँ पे बस वही है कि स्पेशली मलयालम सिनेमा मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत अच्छी है, तभी बहुत अच्छी फिल्में भी निकल के आ रही हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ उनके ही रीजन की ही बन रही हैं। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मैं आप दोनों से आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछूं तो? बहुत सारे हैं, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं ज़हन में, और कुछ-कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं। जैसे हम लोग एक मेडिटेशनल एक एल्बम कंप्लीट हो गई है, जल्दी उसको रिलीज़ करना है। कनिष्क का एक और गाना भी, रॉयल्स जो सीरीज़ आई है उसमें हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त कनिष्क ने गाना प्रोड्यूस किया है, कंपोज़ भी किया है, सब कुछ गाया भी है, हाँ। और तो उस तरीके से ओटीटी के लिए, फ़िल्मों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑन हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और लाइव शोज़ भी कर रहे हैं। लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, बट शी इज़ अ रेकी हीलर। ओके। तो वैसे मतलब वही है, जो आप प्रैक्टिस करते हो वो एक्चुअली आपको होना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो शी इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड आप
ये किसी को भी हील कर सकती हैं, हाँ, इनमें इतनी मैं पावर है। मैं तो हमने हीलिंग देती हूँ लोगों को, हीलिंग भी देती तो हूँ। ये जो एल्बम बनाई है मेडिटेशनल एल्बम, ये भी उसका पर्पस ही ये है कि लोगों को हील करे। और अगर कैसा भी आप, क्योंकि आप शहर में अगर रहते हो इन जनरल, आप वो चैन नहीं होता है। अगर आप सुबह उठते हो तो आपको कुछ ही वक्त मिलते हैं पूरे दिन में जहाँ आप अपने थॉट्स को अलाइन कर सकते हो, आप काम फील कर सकते हो। तो ये एल्बम का मकसद ही ये है कि लोग अगर कहीं पे भी अपना सुबह उठ के काम करना चाहते हैं, जो भी हैं, वो अपने थॉट्स को अलाइन करें और काम फील करें, और दे कैन और डू जो देयर ओन हमारे थिंग्स। 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को अलाइन करने के लिए है, उसमें 7 मंत्र हैं। हर एक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए उस पे हम लोगों ने मंत्र रिकॉर्ड किए हैं। बड़ी बहुत खूबसूरत बनी है, इसको जल्दी रिलीज कर जल्दी देते रिलीज हैं। करने वाले हैं। और एक 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 और प्रोजेक्ट है जो इनकी ही कॉम्पोजिशन है सारी, इन्होंने ही गाई भी हैं, तो वो कनिष्क भी, ने प्रोड्यूस किया और है। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उनको, तो वो भी इस साल हम रिलीज करेंगे। तो है मतलब वी आर कीपिंग अ वेरी हेल्दी बैलेंस ऑफ कि हम क्या खुद से रिलीज करना चाहते हैं और क्या OTT हो गया या फिल्में हो गई, तो वो सब भी। अभी एक ये भी तो फिल्म है, सुस्वागतम सुस्वागतम खुशामदीद में भी एक गाना है पुलकित सम्राट के। आई थिंक इट्स रिलीजिंग दिस वीक, आई गेस, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन आवर नेशन, आई डोंट नो इफ दे आर स्टिल रिलीजिंग दिस वीक, बट उसमें भी है। धर्मा की ही एक OTT वेब सीरीज आएगी इसी साल, मोस्टली ऑन प्राइम, डेयरिंग पार्टनर्स। उसमें एक बहुत बेहतरीन नज्म है जिसको प्रोड्यूस और कंपोज करा है। तो हम ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इन दिनों जो भारत पाकिस्तान का जो तनाव की स्थिति चल रही है, उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक हम कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। I would just say, I mean, salute to all the soldiers who've fought, so rigorously, and मतलब we can only sleep peacefully because वो borders पर हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो I think salute to the armed forces and also our government who are trying to protect मुझे us. लगता है जो भी हमारे देश के हित में हो वही डिसीजन लेना चाहिए फिर, जिससे कि 140 करोड़ की जो जनता है हिंदुस्तान की, जो एकटक निहार रही है हमारे नेताओं की तरफ, तो वो कुछ भी जो भी वायदे किए हैं उन्होंने उसको निभाएं और देश पीसफुल रहे, सब जगह शांति बनी रहे। और जाते जाते उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैं तो अभी भी युवा ही हूँ। नहीं, फिर मैं भी भी जो युवा हूँ। आप भी युवा ही हो। लेकिन बस यही है कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बहुत बड़े बड़े गाने मिलने के बाद मैंने कितने सारे ऑफर्स ठुकराए गानों को लेकर के। तो ये कि जो मुझे करना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और आपका गोल क्या है। इवन म्यूज़िक में भी आया हो कि कौन सी लेन में आपको जाना है, गज़ल, कव्वाली, रैप, वॉटेवर, जो भी आपको, या प्रोडक्शन में जाना है, जैज़ में जाना है, जो भी आपको पता होना चाहिए। और किसी भी चीज़ में जाने के लिए शॉर्टकट तो है ही नहीं, आप बस लगे रहो, चीज़ें मिलेंगी, ये भी गारंटी है कि मिलेंगी, बट अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और आप काम करते रहो, बस यही है। और कनिष्क, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम मोर और लेस कि मेरा जितना भी अभी लिमिटेड करियर रहा है, मॉम का तो बहुत डेकेड्स का है, बट मैंने जितनी चीज़ नोटिस करी है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी भी। और काफ़ी बार ये होता है कि आप कभी भी ये फ्लैट लाइन नहीं रहेगी आपके करियर में, हमेशा एक आप बढ़ोगे फिर नीचे भी आओगे, पर आपको ये अपने फेथ होना बहुत ज़रूरी है और जानना भी बहुत ज़रूरी कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। वो काफ़ी लोग अनअवेयर हैं कि वो कर भी क्या रहे हैं, वो बस हैं और दौड़ रहे हैं और विदाउट एनी अवेयरनेस। तो वो अवेयरनेस होना और उस पे अमल अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा, वरना आप डगमगा जाओगे और फिर ये लाइन ऐसी है ना, क्योंकि आप लोगों को ग्लैमर तो बहुत दिखता है सबको, लेकिन ग्लैमर इतना सा है,
जो उसके नीचे है, जो हार्ड वर्क है, मतलब समझिए 10% ग्लैमर है, 90% आपकी मेहनत है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो उससे कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस और क्या क्या ले लेते हैं। नहीं, बिंदास अच्छे से अपने को काम रखते हुए और हमारी एल्बम सुनते हुए बढ़ते बिल्कुल। जाओ। आई थिंक इस वीडियो के मेडिटेशन बाद उनको बहुत ज़्यादा टिप्स मिलने वाली है। आजकल के दौर में स्पेशली सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, अगर आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक रहें। आपकी जो पर्सनालिटी आप वही रहें, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, सबको सब कुछ पता है। जैसे ही आप प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि कुछ और है, लोग पकड़ लेंगे और आपको धो देंगे। तो आप खुद रहिए, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। लोग आजकल वही तरस रहे हैं कि आप कहाँ हैं किसी का ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि उसी में आप कहीं न कहीं अपने आप को भी ढूँढते हो। अल्टीमेटली अब वो नहीं है वो मिस्ट्री ऑफ अ स्टार और व्हाटएवर। एवरीवन वांट्स टू बी कनेक्टेड टू पीपल। तो आप कनेक्टेड तभी रहेंगे जब आप ऑथेंटिक भी रहेंगे।